गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सुन लें। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठे, जिसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन नंबर डाल दें और इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है, ठीक है, और मेरे द्वारा ऑप्शन ए ही सही बताया गया है तो आप 1 नंबर दें। अगर ऑप्शन बी लगाया है आपने तो किसी भी प्रकार का नंबर ना दें, ठीक है। इस प्रकार से आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट से पूरा सॉल्व करना है आपको, और कितने नंबर आए हैं आपको इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है सांची रायसेन, ऑप्शन बी है भरूच सतना, ऑप्शन सी है बुधनी सीहोर, ऑप्शन डी है आपका रूपनाथ जबलपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सांची रायसेन में। सांची रायसेन में पहला बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। भरूच सतना में बौद्ध स्तूप है जिनका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पिछली पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, भरूच के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया और इन्हें खोजा है कनिंघम ने। सीहोर और रूपनाथ से अशोक के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डिंडोरी, ऑप्शन बी है अनूपपुर, ऑप्शन सी है निवाड़ी और ऑप्शन डी है आगर मालवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर जिले की रही है। निवाड़ी प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 94 व्यक्ति, और निवाड़ी जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का वर्तमान में। अगला प्रश्न है अब हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले से मानक समय रेखा गुजरती है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है सीधी और ऑप्शन डी है सागर। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मानक समय रेखा हमारी सिंगरौली जिले से गुजरती 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से मानक समय लिया गया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है आपका 1/6 सदस्यों को। तो भैया यहाँ पे विधान परिषद की बात की गई है, तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है आपका 2002 और ऑप्शन डी है 1972। अब भैया इसका परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ वो वर्ष पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1972। देखिए 1973 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, ना कि 1972 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है पूर्व उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का वर्ष पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 1956 और ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 2014। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2009 में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है राजनीतिक मामलों की समिति और ऑप्शन डी है नियम समिति। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो स्थानांतरित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है श्रव्य तरंग, ऑप्शन बी, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, पराश्रव्य होना अश्रव्य होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी क्या है आपका अश्रव्य, है ना। ऑप्शन बी है अश्रव्य, ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, और ऑप्शन सी है पराश्रव्य, और ऑप्शन डी है आपका एक्स तरंग। तो भैया इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, मतलब सरिस्का है क्या है, सरिस्का। इसके बाद अगला है हमारा पीलीभीत उद्यान, और ऑप्शन सी है जिम कार्पेट, और ऑप्शन डी है अबोहर। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अबोहर पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है एमपी, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन डी है कांडला बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। इसे कराची बंदरगाह का पूरक बंदरगाह भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कराची बंदरगाह का पूरक बंदरगाह क्या है, तो कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली नियमित जनगणना किस गवर्नर के शासनकाल में संपन्न हुई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। अब देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में 1872 में अनियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो यहाँ पर नियमित पूछा है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा, खतौली का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है राणा सांगा और बाबर के बीच, ऑप्शन बी है आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन सी है राणा सांगा और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन डी है राणा सांगा और हुमायूं के बीच। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था खतौली का युद्ध 1518 में, ठीक है। और राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। अगला प्रश्न है अब हमारा, खेतड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए लोहा अयस्क, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तांबा। तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, खेतड़ी की खदान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है हमारा, नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाल्को फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई कंपनी है, सोवियत संघ के सहयोग से बाल्को, और यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को,
और जर्मनी के सहयोग से हमने यहाँ पर स्थापित की थी वेदांता। ये सभी एल्यूमिनियम कंपनियाँ हैं और इनके क्वेश्चन कई बार पूछे गए, पीएससी में भी आया हुआ है इससे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं ना। इसका ऑप्शन ए है बांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भाबर और ऑप्शन डी है तराई। तो भैया नवीन जलोढ़ मिट्टी का पूछा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं, बांगर। अगला प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ऑप्शन ए है पीसी कल्चर, ऑप्शन सी है एपीकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर, ऑप्शन डी है विटीकल्चर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम एपीकल्चर में करते हैं, पीसी कल्चर में हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में रेशम कीट का, और विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध लोनार झील कहाँ पर स्थित है। लोनार झील का क्वेश्चन बराबर इस बार पीएससी में आने के चांसेस है दोस्तों, क्योंकि लोनार झील का इस बार जो रंग है जल का वो बदल गया था शैवाल के कारण। ठीक है, तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र में लोनार झील। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या थी। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 23। तो भैया औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर 20 थी। औरंगजेब के शासनकाल में 20 सूबे थे। अगला प्रश्न है, 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले को जीता, उस समय वहाँ का शासक कौन था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कीर्तिपाल, ऑप्शन बी है कीरत सिंह, ऑप्शन सी है पूरणमल और ऑप्शन डी है विक्रमजीत। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कीरत सिंह। देखिए 1545 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले को जीता, उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था, और इस किले की विजय के बाद उक्का नामक यंत्र चला रहा था, जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, वो उसके हाथ में ही फट जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 52 थड़ी परियोजना किन 2 ज़िलों के बीच में है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन बी है गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 52 थड़ी परियोजना है, 52 थड़ी नदी पर। अगला प्रश्न है अब हमारा, कपिलधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ताप्ती नदी, बेतवा, नर्मदा और पार्वती। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी के ऊपर कपिलधारा जलप्रपात बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड परिषद की कितनी संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन डी है सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 छावनी बोर्ड परिषद है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में देश के मैग्नीज भंडार का कितने प्रतिशत मैग्नीज पाया जाता है। भंडार की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 10। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 50% मैग्नीज भंडार है मध्य प्रदेश में देश का। अगला प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पिछली बार एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है धूपगढ़ महादेव की पहाड़ी पर, ऑप्शन बी है सीगार की चोटी, ऑप्शन सी है सिद्ध बाबा, ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो भैया इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए धूपगढ़ की चोटी पर, महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सीगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा, पंप पौन रन किस भाषा के त्रिरत्न माने जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए संस्कृत,
ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है कन्नड़। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं पंप पोन्नरन। अगला प्रश्न है हमारा, राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ कब बनवाया था? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है 1440, ऑप्शन बी है 1445, ऑप्शन सी है 1448, ऑप्शन डी है 1557। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1448। 1448 में राणा कुंभा मालवा को जीता और चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। आज विजय स्तंभ विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन डी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक पुस्तक शूद्रक ने लिखी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है लिनस पॉलिंग, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक सेंगर, ऑप्शन डी है आपका जेएस वेंटॉफ। तो भैया इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जेएस वेंटॉफ। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बुला चौधरी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है आशा गोपालन, ऑप्शन डी है निर्जा भनोट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निर्जा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बुला चौधरी 7 समंदर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस और आशा गोपालन मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुडनकुलन परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो भैया इसका सही आंसर है कुडनकुलन परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा के चित्र भेजने वाला पहला यान कौन सा था? चंद्रमा के चित्र भेजने वाला पहला यान कौन सा था? ऑप्शन ए है स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन बी है स्पुतनिक 2, ऑप्शन सी है अपोलो 11, ऑप्शन डी है लूना 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लूना 3। लूना 3 पहला यान था जिसने चंद्रमा के चित्र भेजे थे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। रेबीज़ निम्नलिखित में किस वायरस से होता है? रेबीज़ किस वायरस से होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है वेरिसेला, ऑप्शन बी है आर्थोमिक्स वायरस, ऑप्शन सी है मोरबिली वायरस और ऑप्शन डी है रेबडो वायरस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रेबडो वायरस से रेबीज़ होता है और ये कुत्ते के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से होता है और रेबीज़ का टीका लुई पाश्चर ने खोजा है। अगला प्रश्न है हमारा, घोड़े में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन डी है 78 और ऑप्शन डी है आपका 80। तो भैया घोड़े में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो घोड़े में 64 क्रोमोसोम होते हैं। 46 मनुष्य में होते हैं, तो मनुष्य का जस्ट अपोजिट घोड़ा है
तो घोड़े में कितने हैं 64 क्रोमोसोम हैं, चिंपांजी में 48 होते हैं और कुत्ते में 78 क्रोमोसोम होते हैं, कबूतर में 80 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भारी गैसीय तत्व कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है रेडोन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी है क्लोरीन गैस। तो सर्वाधिक भारी गैसीय तत्व पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है रेडोन गैस सर्वाधिक भारी गैसीय तत्व है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैसीय तत्व है। अगला प्रश्न है अब हमारा, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन ए है मांडूधार, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है भोपाल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हमारा, बरमान और डमरू घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरमान और डमरू घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है राजगढ़, ऑप्शन बी है नरसिंहपुर और ऑप्शन सी है मंडला और ऑप्शन डी है होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नरसिंहपुर जिले में। बरमान और डमरू घाटी नरसिंहपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अब हमारा, सफ़ेद सोना निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है आयरन पायराइड्स, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं और आयरन पायराइड्स को झूठों का सोना कहते हैं या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोजन। तो भैया इसका सही आंसर है दोस्तों ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। अगला प्रश्न है अब हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है भौतिक क्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है अब हमारा, नारियल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी है पुष्पासन, ऑप्शन सी है एरिल, ऑप्शन डी है भ्रूणपोष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भ्रूणपोष। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है। अगला प्रश्न है अब हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है रिएक्टर स्केल और ऑप्शन डी है आमीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डायोमीटर। लेंस की क्षमता डायोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, जल की छोटी बूंद किसके कारण गोल होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण जल की छोटी बूंद गोल होती है। अगला प्रश्न है अब हमारा, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गामा तरंग, ऑप्शन बी एक्स तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण, ऑप्शन डी पराबैंगनी विकिरण। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हमारा, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से सबसे कम स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, गुजरात से सबसे कम स्पर्श करती है हमारी सीमा रेखा और उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक। अगला प्रश्न है अब हमारा, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं बना? ऑप्शन ए है अनूपपुर, ऑप्शन बी है अशोकनगर, ऑप्शन सी है बुरहानपुर और ऑप्शन डी है सिंगरौली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगरौली। सिंगरौली 2008 में जिला बना सीधी से अलग होकर, बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ 2003 में, अशोकनगर गुना से अलग हुआ और अनूपपुर आपका
शहडोल से अलग हुआ 2003 में। अगला प्रश्न दोस्तों अब हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्वामित्र, राजीव गांधी खेल रत्न, विक्रम पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और विश्वामित्र पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, परंतु ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है प्रशिक्षकों को। अगला प्रश्न है अब हमारा, मध्य प्रदेश में मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो मौसम वेधशाला इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है अब हमारा, पाक जल संधि किसको अलग करती है? इसके 4 ऑप्शन हैं, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत श्रीलंका को अलग करती है। भारत पाकिस्तान को भैया रेड क्लिफ अलग करती है। भारत अफगानिस्तान को डुरंट रेखा अलग करती है। भारत चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थल, इसके 4 ऑप्शन दिए, जैसलमेर, गंजबासोदा, जेकोकाबाद, अल अजीजिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जेकोकाबाद पाकिस्तान में आता है जो एशिया का सबसे गर्म स्थल है। अल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थल है। गंजबासोदा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल है, और जैसलमेर भारत का सबसे गर्म स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्या है प्रश्न हमारा, लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है सीन नदी, ऑप्शन बी है टेम्स नदी, ऑप्शन सी है हडसन नदी, ऑप्शन डी है डेन्यूब नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। सीन पर पेरिस बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हमारा, निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से गलत कूट को चुने। गलत कूट चुनना है आपको। बानमोर औद्योगिक क्षेत्र मुरैना में, पिल्लूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ में, सी ऑप्शन है मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र झाबुआ में, और ऑप्शन डी है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में। गलत कूट चुनना है आपको इसमें। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में ना होकर रायसेन जिले में, ठीक है। और यहीं पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थापित किया गया है जापान के सहयोग से। कई बार क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मंगल पर यान भेजने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूएई पहला अरब देश है जिसने मंगल पर अपना यान भेजा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही को चुनें। नेपोलियन वाटरलू से संबंधित है क्या? सिकंदर जर्मनी से संबंधित है? राणा प्रताप दिल्ली से संबंधित है क्या? राजा भोज ग्वालियर से संबंधित है क्या? तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपोलियन का संबंध वाटरलू से है, और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। देखिए, राजा भोज धार से संबंधित है, राणा प्रताप चित्तौड़ से, और सिकंदर मैसिडोनिया से संबंधित है या मकदूनिया से। अगला प्रश्न है अब हमारा, विधानसभा का गठन किस, अगला प्रश्न है, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। अनुच्छेद 168 में विधान मंडल की बात की गई है, और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन है, और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है अब हमारा, असम राज्य की सीटें, असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं?
ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 16। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। असम में 7 राज्यसभा सीटें, 14 लोकसभा सीटें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, ब्रिज लोन का निम्नलिखित में से संबंध है। ब्रिज लोन का निम्नलिखित में संबंध है। पुल के लिए लोन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कंपनी नए शेयर जारी कर उस समय अपना कार्य संचालन के लिए लोन लेती है। ऑप्शन सी है आपका अधिक अवधि के लिए दिया गया लोन। ऑप्शन डी है आरबीआई के द्वारा दिया गया लोन, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया लोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कंपनियां नए शेयर जारी करती हैं और नए शेयर जब जारी करती है तो उन्हें मार्केट से पैसा इकट्ठा होने में समय लगता है। उस समय कंपनियां अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंकों से कुछ समय के लिए लोन लेती हैं। तो ब्रिज, इस प्रकार के लोन को ब्रिज लोन कहते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, लॉरेंज वर्क का प्रयोग होता है, वृक्क का प्रयोग होता है, लॉरेंज वृक्क का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है आर्थिक विषमता को मापने के लिए, ऑप्शन बी है कंपनियों के फायदे को मापने के लिए, ऑप्शन सी है सरकारी घाटे को मापने के लिए, ऑप्शन डी है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आर्थिक विषमता मापने के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, वर्तमान में कितने औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है अब हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। क्या है प्रश्न हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो भैया अभी चर्चा में ये कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर आपका, मुंबई में इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है जॉन मथाई, ऑप्शन बी है षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1975। तो भैया यहाँ पर वैधानिक दर्जा पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा मिला था और 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अब हमारा, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कथक, बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, सेलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है झाबुआ, ऑप्शन सी है रतलाम, ऑप्शन डी है खंडवा। तो भैया इसका सही आंसर है सेलाना का, ऑप्शन सी सही है। सेलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है और इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 29 मई, 29 जून, 29 सितंबर, 29 अगस्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 अगस्त, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाते हैं हम इसको।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता का सुपरमार्केट किसे कहा जाता है? जैव विविधता का सुपरमार्केट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्र को, ऑप्शन बी है मरुस्थली क्षेत्रों को, ऑप्शन सी है आर्द्र भूमियों को, ऑप्शन डी है सदाबहार वनों को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्द्र भूमियों को जैव विविधता का सुपरमार्केट कहा जाता है और पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है जैव विविधता को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी है सोन चिड़िया, ऑप्शन डी है लायर बर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था? इसके नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है रीवा सोलर प्लांट, ऑप्शन बी है नीमच सोलर प्लांट, ऑप्शन सी है ओंकारेश्वर सोलर प्लांट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रीवा में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन किया था, जो प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके 4 ऑप्शन हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, पुष्यभूति। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, हुएनसांग और फाहियान कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। घनश्याम दास बिड़ला, जमुनालाल बजाज, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर है घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति का इंदौर में नेतृत्व किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तात्या टोपे, शहादत खान, ठाकुर रणमत सिंह, अहिल्याबाई होलकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शहादत खान ने 1857 की क्रांति में इंदौर में नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? फ्री इंडिया लीजन नामक कुछ सेना किसने बनाई थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी है आसफ खां उल्ला खान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फ्री इंडिया लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी राजकीय मछली है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डॉल्फिन, ऑप्शन बी है महासीर, ऑप्शन सी है स्टोनमीन, ऑप्शन डी है झींगा मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की बात की गई है तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मछली है। अगला प्रश्न है अब हमारा www का आविष्कार किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है एमी हॉफ और ऑप्शन डी है जॉन गुटेनबर्ग। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, एमी हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया
और जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हांगजू चीन, ऑप्शन बी है नागोया चीन, नागोया जापान, ऑप्शन सी है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन डी है जकार्ता इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है दोस्तों 2026 में नागोया जापान में एशियाई खेलों का आयोजन होगा और 2022 में हांगजू चीन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, फीफा विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेती हैं? ऑप्शन ए है 16 टीमें, ऑप्शन बी है 8 टीमें, ऑप्शन सी है 24 टीमें, ऑप्शन डी है 32 टीमें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 32 टीमें फीफा विश्व कप में भाग लेती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? क्या है प्रश्न हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 फरवरी, ऑप्शन बी है 2 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 अगस्त, ऑप्शन डी है आपका 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, ट्रांस ओरिएंट रेल मार्ग किस शहर को जोड़ता है? ट्रांस ओरिएंट रेल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है मास्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ऑप्शन बी है पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है, ऑप्शन सी है पर्थ से सिडनी को जोड़ता है, ऑप्शन डी है आपका केपटाउन से काहिरा को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रांस ओरिएंट रेल मार्ग ऑप्शन बी है, पेरिस से कुस्तुनतुनिया को जोड़ता है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ पर हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है चटगांव, ऑप्शन डी है ढाका। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है अब हमारा, मंदसौर के किस अभिलेख का संबंध मंदसौर के अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस शासक से है? मंदसौर में अभिलेख है, उसका संबंध मध्य प्रदेश के किस शासक से है? ऑप्शन ए है राजा भोज, ऑप्शन बी है यशोवर्मन, ऑप्शन सी है हुसंग शाह, ऑप्शन डी है मानसिंह तोमर। तो भैया इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा, रूपनाथ के अभिलेखों का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है रानी रूपमती, ऑप्शन बी है रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी है सम्राट अशोक, ऑप्शन डी है दलपत शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सम्राट अशोक से। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने ठीक से वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। रूपनाथ के अशोक जो अभिलेख है उसका संबंध सम्राट अशोक से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है एच.सी. मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, कंट्रोल+S की किसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल+S किसकी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए है आपका प्रिंट, ऑप्शन बी है सेव, ऑप्शन सी है सेव एस, ऑप्शन डी है कॉपी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कंट्रोल+S सेव की शॉर्टकट की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर,
ऑप्शन डी है जबलपुर। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर ग्वालियर के लिए। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एस की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए है प्रिंट से, ऑप्शन बी है सेव से, ऑप्शन सी है सेव एस से, ऑप्शन डी है कॉपी से। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होती है। अगला प्रश्न है अब हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है जबलपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्वालियर शहर दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारायण घाट निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो नारायण घाट भैया इसका सही आंसर है गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं और शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है ताके हिको नकाओ, ऑप्शन बी है जिम योम किम, ऑप्शन सी है डेविड मालपास और ऑप्शन डी है रॉबर्ट एजेवेडो। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आसियान का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन ए है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन बी है मनीला फिलीपींस, ऑप्शन सी है जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो भैया आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है वत्सला हथनी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है कान्हा किसली, ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब भैया 90 साल की एक हथनी है तो भैया इसका सही संबंध है पन्ना टाइगर रिजर्व से। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वर्तमान समय में कितनी वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 23 वस्तुओं के लिए एमएसपी की घोषणा होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके बाद अगला है अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। ऑप्शन ए है वायलिन, ऑप्शन बी है नगाड़ा, ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है शहनाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो भैया इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश है। चीन विश्व में सर्वाधिक गेहूं और चावल का उत्पादन करता है। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। अर्जेंटीना विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण मार्ग में कितने डिग्री का अंतर है। 10 डिग्री। ऑप्शन ए है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री और ऑप्शन डी है 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 5 डिग्री का अंतर है पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा मार्ग में, इसलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्राणनाथ का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है छतरपुर, ऑप्शन सी है अनूपपुर, ऑप्शन डी है दतिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पन्ना में प्राणनाथ का मेला लगता है। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है, अनूपपुर में जैनियों का महाकुंभ लगता है और दतिया में सन कुआ का मेला लगता है और रतनगढ़ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है अब हमारा बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
टंगस्टन का बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलाजखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए श्रृंगार मंजरी, ये श्रृंगार मंजरी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है। श्रृंगार मंजरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है राजा भोज, ऑप्शन सी है भर्तृहरि, ऑप्शन डी है भूषण। इसका सही आंसर है दोस्तों राजा भोज ने श्रृंगार मंजरी नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों ये आपका पेपर प्रैक्टिस सेट हो गया। इस कितने नंबर आए इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।